कि मेरा ऑप्शनल बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था, जिसके चलते मैंने एक बार अपना ऑप्शनल चेंज भी किया था। बस 1.5 मिनट का टाइम लगता था इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, तो 1.5 मिनट के अंदर मुझे ये होता था कि वो जो कोड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कोड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मैं उसको हिट करता था। टॉपर्स के आंसर्स कॉपीज को मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता था उनको एनालाइज करने में, उनको समझने में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं सिंपल वो सर्च कर गूगल सर्च मारता था कि लेट्स एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूपीएससी, तो ऐसे करके बहुत सारे यूपीएससी कोचिंग्स ने अपने अपने आर्टिकल्स दिए हैं, तो एक आइडिया लग जाता है क्या नहीं है। अगर गूगल ना होता तो क्या होता है? बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी ये फीलिंग आती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दिस फीलिंग इज़ वेरी नेचुरल इन दिस प्रोसेस। मुझे भी आई हुई है, सबको आती है। प्रॉब्लम है कि इससे सकम नहीं करना, ऐसे लड़ना है अपने आप। आपको बस ये याद रखना है कि आपको बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए सक्सेस के लिए। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं शुभम शुक्ला जी, जिन्होंने इस बार यूपीएससी 2021 में 43 रैंक हासिल की है। दोस्तों, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा ये जो यूपीएससी की जर्नी रही है अब तक की, इनकी कैसी रही है, शुरुआत कैसे की थी, स्ट्रेटजी क्या रही है, इन्होंने कौन कौन से बुक रेफ़र किए थे और इनका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। 43 रैंक लाना यूपीएससी में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, और यू आर वन ऑफ देम। सबसे पहले मैं जानना करूँगा सर, आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे, लैंग्वेज क्या थी और ये अटैम्प्ट कौन सा था आपका? ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था एंड मैंने अपना मेंस एंड अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दिया है एंड मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सर, ये चौथा अटैम्प्ट था, इससे पहले क्या क्या आप कहाँ तक पहुँचे थे आप? मैंने पिछले तीनों अटैम्प्ट में प्री क्लियर किया हुआ था, बट मैं तीनों बार मेंस क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो मैं इंटरव्यू में कभी तक आज तक पहले नहीं पहुंचा था। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम मेकिंग इट टू द इंटरव्यूज़। ये पहला इंटरव्यू, पहला मेंस आपका रहा है। तो आपने इससे पहले जो आप नहीं आ पाए मेंस तक, तो ऐसा क्या हुआ था? आपने कभी एनालाइज़ किया कि कहाँ पे कमियाँ रही थी? जी, इस बार मैंने एक्चुअली बैठ के एनालाइज़ किया था कि क्यों मेरा बार बार मेंस अटक जा रहा था, मतलब बार बार प्री क्लियर हो रहा था बट मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये लगा कि मेरा ऑप्शनल बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था, जिसके चलते मैंने एक बार अपना ऑप्शनल चेंज भी किया था आफ्टर माई सेकेंड अटैम्प्ट। केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री से पॉल साइंस किया था। अदर देन दैट आंसर राइटिंग में थोड़ी कमी रह गई थी, थोड़े रिविजन में भी इश्यूज़ चल रहे थे एंड प्रेजेंट आंसर के प्रेजेंटेशन को मैं बहुत ज़्यादा भाव नहीं देता था, तो इस चक्कर में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो दिस वे सम इश्यूज़ जहाँ पे मैंने इस बार काम किया एंड आई थिंक इट हैज़ वर्कड फॉर मी। सर, ये जो आपने बात बताई ऑप्शनल चेंज करने की, ये बहुत टफ होता है। आप किसी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं और एकाएक चेंज करना, मतलब कि आपको फिर से नई शुरुआत करनी है। ये कैसे किया, मतलब हाउ इट वाज पॉसिबल, और कैसे ये सारी चीज़ मैनेज की सर? सर, मैंने अपने पहले 2 अटैम्प्ट केमिस्ट्री से दिए थे, तो केमिस्ट्री में मेरे बहुत ख़राब नंबर आते थे, 500 में 150 के आसपास लगातार। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, मेरे को केमिस्ट्री छोड़ना था। तो जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन मेरे को दिखा, जो मेरा ज़्यादा सिलेबस के साथ ओवरलैप करे, सिंगल सोर्स रहे जहाँ से मैं पढ़ पाऊँ एंड जो मुझे मज़ा आए पढ़ने में, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में ही दिखा था। तो एज इन मैंने इसीलिए उसको चूज़ किया था। साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, लिटरेचर में थोड़ा वो लैंग्वेज में कन्वर्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है, और ऑप्शनल चेंज करके आप पॉलिटिकल साइंस में आए, तो क्या क्या परेशानियां आई उस दौरान और आपने उसको कैसे मैनेज किया? पॉलिटिकल साइंस में एक न्यू सब्जेक्ट था, बिकॉज टेक्निकली हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, बट पॉलिटिकल साइंस एज ए टेक्निकल सब्जेक्ट वॉज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। तो इसके लिए मोस्टली मुझे यही करना पड़ा था, एक पहले समझना पड़ा था ये क्या है, नेचर पेपर क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ स्टूडेंट। एंड कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, एक डिसएडवांटेज ये था कि हम लोग ये डायरेक्टली कभी नहीं पढ़े थे, बट एक एडवांटेज ये था कि एज एन इंजीनियर हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं कॉलेज में। तो दिस समवॉट बैलेंस्ड आउट द ऑड्स इन माई फेवर। तो इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट देन हाँ, थोड़ी कुछ महीनों के लिए दिक्कत तो हुई थी। एक अटैम्प्ट पॉल साइंस को भी रिकवर करने में चला गया मेरा। ये रिस्की नहीं होता है, मतलब ऑप्शनल चेंज करके ये रिस्की नहीं होता है, मतलब एस्पिरेंट्स के लिए? सर, थोड़ा रिस्की तो होता है, इसलिए बेटर रहता है कि आप शुरू में ही ऑप्शनल ले, पूरा रिसर्च करके, प्रॉपर रिसर्च एंड बेसिस पे अपने इंटरेस्ट एंड गाइडेंस की अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को अलाइन करके। बट कई बार ऐसा होता है मजबूरी में करना पड़ जाता है, तो उस केस में थोड़ा मतलब इट्स बोलते हैं ना कि इट्स ईदर फ्राइंग पैन और फायर, तो उस टाइप का भाई एक चलो रिस्क ले लेते हैं। इफ थिंग्स इज नॉट वर्किंग, समथिंग द अदर माइट वर्क फॉर एस्पिरेंट्स, इसीलिए ये डिसीजन लेना पड़ता है। दोस्तों, शुभम शुक्ला जी जो हमारे साथ हैं एज ए गेस्ट आज के इस इंटरव्यू में, इनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है वो आंसर राइटिंग रहा है, और आप सभी को प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग में, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें सर बताएंगे। सर, क्या होता है, एस्पिरेंट्स को आंसर राइटिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, कैसे लिखें, ग्रामर को ध्यान में रखना पड़ता है, और आंसर राइटिंग बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो बहुत शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, कैसे इसको अपनी अप्रोच को ठीक करें आंसर राइटिंग के लिए।
तो बेस्ट प्रैक्टिस आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? किस तरह आंसर राइटिंग की शुरुआत करें बच्चे, जो कि उनका फ्लो जो होता है आंसर राइटिंग लिखने का वो अच्छा बने और अच्छा शेप ले सके? आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना बेसिक कंटेंट रेडी रखें, उसके बाद आप आंसर राइटिंग में जंप करें। एंड स्टार्टिंग में यू विल बी राइटिंग नॉट सो गुड आंसर, ज़्यादा टाइम लगेगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। शुरू में बस आप लिखना शुरू करिए। एक इनर्शिया होती है जिसके चलते बहुत लोग नहीं लिखते, मैं भी बहुत देर तक नहीं लिख पाया था कि लोग बोलते यार कल लिखेंगे, कल परसों लिखेंगे, कल परसों आता नहीं है, तो ठीक है वो 7 साढ़े 7 8 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो यही चीज़ें इनिशिएट करना। अदर देन दैट आप टॉपर्स की कॉपीज़ को रेफर करिए, कैसे वो एनालाइज कर अपने आंसर्स लिखते हैं, कैसे उनके कॉपीज़ को एनालाइज करिए, आंसर कॉपीज़ को ये वो कैसे रखते हैं, कैसे फ्लो कर रहे हैं, क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो ये सब एज अ बिगनर आपके लिए एक बहुत अच्छा गुड प्लेस टू स्टार्ट रहेगा। एंड ग्रेजुअली आप अपना स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं एज पर योर नीड एंड एज पर द टाइम अवेलेबल टू यू। आइडिया यही होना चाहिए कि थोड़ा आपका कॉपी डिफरेंट रहे सबसे। कैसे? जो चीज़ आप पैराग्राफ में लिख सकते हो उसको आप फ्लो चार्ट पे किसी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दीजिए, तो यही चीज़ जो हो जाती है आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, स्टैंडिंग आउट टाइप की हो जाती है। तो प्रॉब्ली आधा एक नंबर का ही फर्क होगा, बट अगर ऐसा आप 10-15 क्वेश्चन में करते हैं एक पेपर के, तो एक पेपर में 10-15 क्वेश्चन मार्क्स का फर्क हो जाता है। एंड यही जब छोटे छोटे फर्क होते हैं जो जुड़ के 4 पेपर में बड़ा फर्क बढ़ता है 60-70 नंबरों का। तो यही है, यही ट्राई करिए कि टॉपर्स कॉपीज देखिए और फिर खुद सोचिए कि क्या स्टैंडर्ड डायग्राम यहाँ पे घुस सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे बोला जाता है कि कोई भी इंटरनेशनल क्वेश्चन में आप मैप बना सकते हैं, मिनरल लोकेशन का क्वेश्चन मैप बना सकते हैं, कल्चर में आप पॉइंट्स मैप पे इंडिकेट कर सकते हैं, कुछ डायग्राम हो गया फूड प्रोसेसिंग का, कुछ फ्लो चार्ट्स हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं, विद प्रैक्टिस ये आ जाएंगी। फोकस एज अ बिगनर यही होना चाहिए कि आप आंसर लिखें, ये सब चीज़ें आप ग्रेजुअली बाद में करते रहिएगा तो आ जाता है। इंट्रोडक्शन में मेरा ये था कि मैं बस 1.5 मिनट का टाइम रखता था इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। तो 1.5 मिनट के अंदर मुझे ये होता था कि वो जो कोर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मैं उसको हिट करता था एज ए डेफिनेशन या फिर एज एन एक्सप्लेनेशन, और साथ में कुछ डेटा फैक्ट या कुछ कमिटी या फिर कोई आर्टिकल हो गया इस टाइप का मैं वो भी साथ में मेंशन कर देता था। एंड पॉसिबल एक 1 वर्ड या 2-3 वर्ड्स का एग्जाम्पल दे देता था। तो इतना 1.5 मिनट के अंदर 4-5 लाइन में आपको करके इंट्रोडक्शन आपको दे देना है। सर ये आंसर राइटिंग में क्या, जैसे इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या हिंदी के कोट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं उसमें? जैसे कई बार कुछ ऐसे हो गए, जैसे संस्कृत के हो गए वसुदेव कुटुंबकम, पृथ्वी धर्मो धृतम, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको मतलब कि हिंदी उसमें लैंग्वेज में नहीं लिख के, देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं लिख के आपको उसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स में मैंने बस वही सिंपल स्ट्रेटजी थी कि बेसिक बुक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स देखना है, उनको रिवाइज करते रहना है पीरियोडिकली, एंड बहुत सारे टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट जो मिलते हैं, एंड उसके बाद मॉक टेस्ट जो आपका आ रहा है उनको एनालिसिस करना है कि क्या गलत हो रहा है, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं स्कोर, और कुछ ज़रूरत पड़ी तो वापस अपनी चीज़ को जाकर रिविजिट करना है। तो यही सिंपल स्ट्रैटेजी रखा था प्रीलिम्स में। एंड एग्जाम हॉल में थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गैसिंग, इस पे भी थोड़ा मतलब फोकस रखना पड़ता है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट केवल नॉलेज के बेसिस पे आजकल जो पेपर बन रहा है उस पर आप नहीं जा सकते। कई बार आप कॉमन सेंस या फिर इंटेलिजेंट गैसिंग वो यूज़ करना पड़ सकता है। तो इसी का कम्बिनेशन मैं यूज़ किया करता था। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि सर ने भी कोई कोचिंग नहीं ली थी और सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्लियर किया है। सर ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्लियर की? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि क्या एस्पिरेंट को कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ओके सर, मैं एक क्लैरिफिकेशन ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अपने जीएस के लिए कोई ऐसा कोचिंग नहीं ली थी। मैंने अपने ऑप्शनल के लिए क्रैश कोर्स ज़रूर किया था, और एक जो छोटे मोटे कुछ कोर्सेज हो जाते हैं जिससे थोड़ा ऑप्शनल में इंप्रूवमेंट हो, यही किया था। कोई फुल फ्लेजेड क्लासरूम कोर्स नहीं किया था मैंने। एंड रहा बात कि किसी ऑप्शनल को करना, कि किसी स्टूडेंट को कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं, तो ये स्टूडेंट के ऊपर है। यूजुअली सिलेबस, नेचर ऑफ द सिलेबस ऐसा है कि स्टूडेंट अगर खुद से चाहे तो खुद से कर सकता है। हाउएवर अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि कोचिंग इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, तो उसे हेजिटेट भी नहीं करना चाहिए इफ़ हिज कंडीशंस परमिट हिम टू। सर यूपीएससी की अगर बात करें तो एस्पिरेंट्स के जो शुरुआती दौर में होता है, जो बिगनर्स होते हैं, सबसे पहले उनके जहन में दिमाग में ये आ जाता है कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, और यही सोच के वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो शुरुआत में कैसी जो अप्रोच होनी चाहिए एस्पिरेंट की, जो शुरुआत जो करें ताकि उनको उनकी जो राहें हैं आसान होती जाएं, समझ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, और वो स्लोली अच्छी तरीके से अपनी मंजिल की तरफ पहुँचें? सर स्टार्टिंग पीरियड में तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ हर स्टूडेंट को कि आप जाइए यूट्यूब पे या फिर ब्लॉग्स पढ़िए, गूगल पे टॉपर्स के ब्लॉग्स देखिए, टॉपर्स के वीडियोस देखिए, उनके स्ट्रैटेजी वीडियो समझिए कि उन्होंने क्या किया था। एक बुक लिस्ट प्रिपेयर करिए विद नॉट मोर देन 2 बुक्स पर सब्जेक्ट अदर देन योर ऑप्शनल में ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वैसा ही नहीं कि हिस्ट्री के लिए आप मतलब मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के लिए ऐसा करिए एनसीईआरटी पढ़िए और स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, या फिर हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए प्लस अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, बट 2 से ज़्यादा सोर्स मत रखिए। मेरा ये पॉइंट है।
टॉपर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करिए, उनके रिसोर्सेज, उनके चीज़ें, उनके वर्ड्स जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मुझे। एंड आई कीवर्ड्स एग्जैक्टली सर, थैंक यू। एंड यही सब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बाद में आके आपको बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस टाइप का देती हैं। सर जैसा कि मुझे पता चला है इंटरव्यू में आपके मार्क्स अच्छे रहे हैं, कितने मार्क्स आए सर? सर मेरे 193 थे। 193। तो इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और आप किस तरह से आपने परफॉर्म किया था जिसकी वजह से इतने अच्छे मार्क्स आए? सर इंटरव्यू एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज द पैनल वॉज वेरी पोलाइट एंड जी मेरा पहला इंटरव्यू था। यस, द पैनल वॉज वेरी पोलाइट, काफ़ी काम थे। दे वर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन लॉट ऑफ डोमेन्स, मेरे पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड पर एंड कॉलेज के ऊपर, एंड देन करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं मेरे ऑप्शनल के ऊपर, फिर क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज एंड इम्पोर्टेंस, एंड जो मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था उस पर क्वेश्चन पूछे थे। एंड ओवरऑल मैंने यही ट्राई किया था कि जितना हद तक हो सके मैं आंसर करूँगा। जिस पॉइंट पर मैं नहीं कर पा रहा था आंसर, मैंने ऑनेस्टली उनको बोल देता था सर आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, बट मैं अगर गेस लेने के पोजीशन में था तो गेस लेता था, विच क्लिक फॉर मी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वॉज अ वेरी कामिंग एक्सपीरियंस, बहुत कामली रिप्लाई करते थे एंड द पैनल वॉज वेरी सपोर्टिव एंड क्वेश्चन भी ऐसे थे कि दे वर एक्चुअली ट्राइड टू एंगेज मी इन अ कॉन्वर्सेशन। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दैट आई एक्चुअली प्रॉब्ली टॉप 10, 20, 30 मिनट्स ऑफ माई लाइफ का जो अगर वो होगा तो एक वैसा एक्सपीरियंस टाइप था सर। इंटरव्यू के लिए क्या कोई अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या फिर जो आप जान रहे हैं बस वो इतना ही काफ़ी आपके लिए? इंटरव्यू में थोड़ा अलग प्रिपरेशन रखना पड़ता है बिकॉज इसमें अब आपका एलिमेंट आ जाता है, व्हाट अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग। अदर देन दैट जो आपने पढ़ा है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है ही। एंड मोस्टली क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देता था घूम घूम के, और फिर जब उनको वीडियोस मिलती थी तो मैं उन्हें एनालाइज करता कि मैं इसको कैसे और बेटर बोल सकता था एंड क्या करता था। एंड लकीली मेरा इंटरव्यू डेट भी थोड़ा पीछे था, तो इट्स एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट विद दैट। तो यही सब चीज़ें क्लिक की थी इंटरव्यूज़ के लिए। सर आपने वीडियोस यूट्यूब वीडियोस के बारे में काफ़ी बताया कि टॉपर्स की वीडियो देखिए, तो सारे टॉपर्स को फॉलो किया या फिर किस तरह से? ऐसा तो नहीं कि टॉपर्स की जो बेस्ट नोट्स थी, टिप्स थी, उसको आपने कलेक्ट किया और उसको एक लिस्ट मतलब बुलेट फॉर्म में अपने नोट पैड में बनाया और उसको उस हिसाब से आपने एक लेआउट बनाई? इस तरह से क्या, मतलब किस तरह से आपने यूट्यूब की वीडियोस जो टॉपर्स की उसको किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ किया? मोस्टली टॉपर्स यूट्यूब वीडियो से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, अपनी बुक लिस्ट बनाई थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, द डूज एंड द डोंट्स। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं अपना ऑप्शन चेंज कर रहा था तो अपने नए ऑप्शन पे कैसे अप्रोच करना है, क्या सोर्सेज रखने हैं, वो भी उस पर भी ध्यान रखा था मैं। तो यही चीज़ें किया था मैंने मोस्टली अपने ऑप्शन को रिलेटेड। एंड स्पेशली टॉपर्स के आंसर्स कॉपीज़ को मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता था उनको एनालाइज करने में, उनको समझने में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट आई यूज अ लॉट विद टॉपर्स वीडियोस एंड टॉपर्स आंसर कॉपीज़। सर इस बार जो इतनी भी इंटरव्यू हम ले रहे हैं तो काफ़ी टॉपर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को ज़रूर से देखना चाहिए, उसको ज़रूर आप अपने सिलेबस से मैप करें। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स जहाँ से एक आइडिया लगता है कि किस डायरेक्शन में यूपीएससी पूछ सकता है। प्लस इट्स ऑल्सो अ गुड सोर्स फॉर प्रैक्टिस, स्पेशली फॉर योर ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शन लाइक पॉल साइंस सोशियोलॉजी, यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यही आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड होगा। नहीं है तो कहीं कहीं से आप मॉडल आंसर्स जुगाड़ लिए, समझिए, ट्रेंड एनालिसिस करिए कि क्या है क्या नहीं है। कई बार मान लीजिए कि अगर 2 सिमिलर टॉपिक्स हैं तो उनमें से एक साल ये पूछा जाता है तो दूसरे साल ये पूछा जाता है, तो एक हद तक आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ वेरी मतलब लक बेस्ड एंड चांस बेस्ड फैक्टर हो जाता है सर। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ योर टॉपर्स कॉपीज़। सर यूपीएससी दिन ब दिन टफ होता जा रहा है और जो नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं यूपीएससी के लिए, उनको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है कि पता नहीं मेरे से हो पाया कि नहीं हो पाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस केस में आपकी राय क्या होनी चाहिए वैसे एस्पिरेंट के लिए जो जिनकी कॉन्फिडेंस लेवल कम है, डीमोटिवेटेड हैं अभी इस सिचुएशन को लेके? मोस्टली यही है, आप लोग को समझना पड़ेगा आप लोग ने पूरा सिलसिला शुरू क्यों किया है। आपको उस चीज़ को बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई पावर के लिए कर रहा है, तो वही उसका मोटिवेशन है। एंड प्रोबेबली दिस इज इंटरनल मोटिवेशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो आई अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं करना है, सामने वाला अगर दे रहा है तो नहीं भाई हमें भी देना है, हमें इसलिए देना है बिकॉज हमें अपने लिए बेटर करना है, हमें जिस लक्ष्य के लिए हम शुरू किए थे प्रोसेस को उसके लिए करना है। अदर देन दैट अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल और मोटिवेशनल टॉक्स हो जाते हैं एंड टेड टॉक्स टाइप की जो बोलते हैं हम लोग, बहुत बार क्या कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स हो जाती हैं विच कैन ऑल्सो हेल्प पीपल। तो इट्स अबाउट फाइंडिंग वट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू एंड लाइक वट एवर वर्क्स फॉर यू उसको अप्लाई करिए। सर अगर हम ऑप्शनल की बात करें, पॉलिटिकल साइंस आपका रहा है, तो इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ किए थे? बेस्ट रिसोर्सेज क्या थी आपके लिए? देखिए सर, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस मैंने बीच में लिया था एंड मैं था कि मैं
अपना प्रीलिम्स का फॉर्म भरा था, मेरे को लगा कि नहीं यार अब ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, फिर मैंने रिसर्च किया और उसमें पॉलिटिकल साइंस दिया था। तो मेरे पास स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं थे, तो मैंने बस शुभ्रा रंजन मैम एक हैं, उनके बस कोचिंग नोट्स उठाए थे, खरीदे थे मार्केट से और वही पढ़ा था, बिकॉज हमारे सीनियर से रिकमेंड करते ये पढ़ लो हो जाएगा। तो मैंने कोई बुक्स नहीं किया, मोस्टली वही रेफर किया। अदर देन दैट थोड़े बहुत इधर उधर से चीज़ें देखता था, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल गया है, एक दो और कोचिंग में हल्के फुल्के टेस्ट सीरीज टाइप का या फिर आंसर राइटिंग प्रोग्राम टाइप का ज्वाइन कर लिया। तो यही किया था मोस्टली मैंने। तो मैम शुभ्रा रंजन मैम की जो नोट्स थी उससे आपके ऑप्शनल कंप्लीट हो गए? बहुत हद तक कंप्लीट हो गया, जहाँ नहीं हुआ मैं कोई और सोर्सेज देख लेता था या फिर गूगल विकिपीडिया कर लेता था। यूट्यूब में भी कई बार कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन मिल जाते थे। एंड में जब प्री क्लियर हुआ तो मैंने मैम के यहाँ एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया था। तो क्रैश कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड था, तो ये प्रोग्राम किया था, जिससे फाइनल ब्रशअप टाइप का हो गया था। सर आप 3 फेल्योर्स आए आपको, और फेल्योर्स के बाद क्या होता है, टूटे जाते हैं बच्चे, मतलब नहीं कामयाबी मिलती है तो बड़ा ख़राब लगता है। फिर भी आपने जो आपने सोच के रखा था उसमें आप पीछे नहीं हटे, आपको था कि नहीं सिविल सर्विस से निकालना ही है। तो वो जो मंज़र होता है, वो जो सिचुएशन होती है कि फेल्योर्स मिली, अब उससे ओवरकम करना है उस ट्रॉमा से, वो कितना मुश्किल होता है और उसको कैसे आप आसान बनाएंगे? सर अगर केवल यूपीएससी देखे जाए तो मुझे चौथे अटेम्प्ट में सक्सेस मिली थी और मेरे 5 साल लग गए। एंड अदर देन दैट मैं बीच बीच में और भी एग्जाम देता था जिसमें मेरा एक भी क्लियर नहीं हुआ। तो लगभग मेरा 12-13 एग्जाम दिए थे, एक क्लियर नहीं हुआ। 13वां या 14वां में मेरा पहला कोई एग्जाम क्लियर हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परसिवियर करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रहिए, गुड थिंग्स विल कम टू यू। जैसे मेरे पापा एक चीज़ बोलते हैं कि जब आपके किस्मत में कुछ लिखा होता है, भगवान कुछ लिख देते हैं, तो उस समय आपको मिलेगा ही, चाहे आप जैसा करिए जैसा नहीं करिए। तो यही है, थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने एंड से मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आएगा। थोड़ा किसी के लिए वो 1 साल में आता है, किसी के लिए 7 साल आता है। कल एक सीनियर से मिला था मैं, जिनका 10 साल का प्रिपरेशन साइकिल था और उनकी 2 डिजिट रैंक आई है। मैं वैसे ही एक और भैया से मिला था, उनका ऐसा है कि वो उनका 9वां अटेम्प्ट था, वो भी मतलब 10-12 साल से मिनिमम प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी भी इस बार रैंक आई। तो यही है कि पेशेंट रहिए, जीवन में लाइफ डज नॉट गेट ईजियर आफ्टर दिस। आपको लगता है कि ये एग्जाम क्लियर हो गया सब कुछ चिल हो जाएगा, सब कुछ ईजी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। यू विल गेट टफ, ठीक है। और ग्रेजुअली जब ऐसे करिएगा, पेशेंस रहिए, अपनी चीज़ों पे भरोसा रखिए, अपने सोर्सेज पे, अपने टीचर्स पे, ग्रेजुअली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फोकस्ड रहना है, पेशेंट रहना है, पॉइंट ये है। आपके कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज थे और आपने उसको कैसे यूज़ किया? अगेन सर मैं बहुत फ्रीक्वेंट नहीं था, बहुत रेगुलर नहीं था, बट मैं सनसद टीवी के डिबेट्स देखता था। अदर देन दैट कुछ कोचिंग के मैं कभी कभी न्यूज़ कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेता था, वो भी वापस बहुत वो रेगुलर नहीं था, बिकॉज जिस दिन मैं न्यूज़पेपर मिस करता था उस दिन मैं आर्टिकल्स देख लेता था। एंड अदर देन दैट कि पीआईबी के कुछ आर्टिकल्स हो गए जो चीज़ें समझने के लिए, या फिर कुछ भी बेसिक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं सिंपल वो गूगल सर्च मारता था कि लेट्स एग्जाम्पल न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूपीएससी। तो ऐसे करके बहुत सारे यूपीएससी कोचिंग्स ने अपने अपने आर्टिकल्स दिए हैं, तो एक आइडिया लग जाता है क्या है क्या नहीं है। अगर गूगल ना होता तो क्या होता है? बहुत दिक्कत होती बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। दोस्तों जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही से चले, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। रूटीन, आपकी रूटीन अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और सर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके यूज़ किया है। सर मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह ये जो हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ, आपकी अलर्टनेस, आपकी जो ओवरऑल सेहत होती है, वो कितनी ज़रूरत होती है इस यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? जी बहुत ज़्यादा, मतलब एज इन की वो आपने सुना ही होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। एंड जब हम इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम लोग फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं और मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। मतलब इट्स अ शेम कि इवन इन 2022 मेंटल हेल्थ इज़ अ टैबू। एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस रहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में। एंड यही बोलना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ is very important because it's nothing different than any other body issues which can be treated with love, care and if needed some sort of counseling or medication। यही इसकी ज़रूरत है। बट लोगों इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, शर्माते हैं या फिर सोसाइटल स्टिग्मा से डरते हैं। तो मैं इससे बोलूँगा कि मत करिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू नॉट फील अलोन। इफ़ यू आर फीलिंग अलोन, टॉक टू पीपल अराउंड यू, टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली से बात करिए। एंड रिमेंबर दैट पीपल लव यू। कभी कभी ये फीलिंग आती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दिस फीलिंग इज़ वेरी नेचुरल इन दिस प्रोसेस। मुझे भी आई हुई है, सबको आती है। प्रॉब्लम है कि इससे सकम नहीं करना, इसे लड़ना है। अपने आपको बस ये याद रखना है कि आपको बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए सक्सेस के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा और बहुत कुछ आपने ऐसा बता दिया स्टूडेंट के लिए कि कहीं ना कहीं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस इंटरव्यू में। और ऑब्वियसली सर मुझे पता है आपको IAS मिल रहा है, आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी सर आप उसको अच्छे से निभाएंगे। अपना
अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो वेरी मच। सभी स्टूडेंट्स को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा एंड हैव अ नाइस डे।